डिनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कड़ी को जोड़ने वाले हैं जहां छोटे छोटे कबीले या जनजातियां आपस में मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्यों में बदल गए। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारी राजनीति और सभ्यता की पक्की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य के बारे में सोचिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद अचानक भारत में विशाल नए शहरों का उदय कैसे हो गया? इस समय को सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नागरीकरण कहा जाता है, और इसका रहस्य ना सीधे तौर पर एक नई तकनीक से जुड़ा हुआ था। तो हमारा पहला खंड है द्वितीय नागरीकरण का उदय। आइए देखते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। अब ये जो पूरी चेन रिएक्शन थी ना, जो लोहे की खोज से शुरू हुई, वो सच में काफी हैरान करने वाली है। हुआ ये कि सबसे पहले लोहे की कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना आसान कर दिया। उसके बाद लोहे के हल बनाए गए जिससे खेत की गहरी जुताई संभव हो सकी। नतीजा, खेती में अधिशेष उत्पादन यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और देखिए, जब अनाज ज्यादा होता है तब व्यापार तेजी से बढ़ता है। इसी बढ़ते व्यापार ने चंपा, राजगृह, श्रावस्ती और कौशांबी जैसे नए और अमीर शहरों को खड़ा कर दिया, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर, 16 महाजनपदों का काल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन 16 राज्यों के बारे में इतनी डिटेल में पता कैसे चला। इसकी बुनियाद कुछ विशिष्ट प्राचीन ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। यही वो स्रोत हैं जो उस दौर की तस्वीर को पूरी तरह साफ करते हैं। इन प्रमाणिक किताबों के बिना ना इस निर्णायक काल की हमारी समझ बिल्कुल अधूरी रह जाती। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये प्राचीन राज्य हमारे आज के भूगोल से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे मगध आज का पटना और गया क्षेत्र है, कुरु वही इलाका है जिसे आज हम दिल्ली और हरियाणा कहते हैं, गांधर अब पेशावर में है, वज्जी आज की वैशाली है और कोसल आज का अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है। जब हम इतिहास को आज के इन जाने पहचाने शहरों के साथ जोड़कर देखते हैं तो इन राज्यों का विस्तार बिल्कुल साफ और हकीकत लगने लगता है। तीसरा खंड, राजनीति और समाज। चलिए समझते हैं इनका आपस में राजनीतिक तानाबाना कैसा था। इस दौर में समाज के संचालन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। दो बिल्कुल ही अलग राजनीतिक विचारधाराएं सामने आईं। एक तरफ कड़ी परंपरागत राजशाही थी, जहां मगध और कोसल जैसे राज्यों में शासन वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पर वहीं दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, वज्जी और मल्ला जैसे राज्यों में गणतंत्र या रिपब्लिक सिस्टम था, जहां पावर किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि गण या संघ यानी कुलों की एक सभा के हाथ में होती थी। ये एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट था। और इस राजनीतिक इतिहास में वैशाली का अहम योगदान है। वज्जी 8 कुलों का एक बेहद शक्तिशाली संघ था जिसमें लिच्छावी सबसे प्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी वैशाली को दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। जरा सोचिए, ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले लोग सामूहिक रूप से यानी डेमोक्रेटिकली निर्णय लेने की एक व्यवस्था बना चुके थे। अब जरा एक फ्रैक्शन पर ध्यान दीजिए, 1/6 यानी 1/6। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये इन नए राज्यों को चलाने का आर्थिक आधार था, जिसे भागा कहा जाता था। असल में ये एक सख्त नया टैक्स रेट था, जहां राजाओं ने फसल का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलना शुरू कर दिया था। और इसी टैक्स से इकट्ठे हुए भारी खजाने से उन्होंने अपने विशाल सेनाएं और साम्राज्य खड़े किए। राजनीतिक उथल-पुथल के साथ साथ इस दौर में एक विशाल आर्थिक और सांस्कृतिक विस्फोट भी हो रहा था। जैसे कि भारत के सबसे पुराने सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, उनका आना। व्यापारियों ने श्रेणी नाम के अपने नए मर्चेंट गिल्ड्स बना लिए थे। इसके अलावा बेहद अच्छी क्वालिटी के चमकीले मिट्टी के बर्तन भी इसी समय बने। और हाँ, सबसे बड़ा बदलाव था धार्मिक, क्योंकि यही वहाँ महान युग था जब महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने विचार और शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाईं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, मगध का उत्कर्ष। ये एक तरह से इस पूरे दौर का क्लाइमैक्स है। ये समझना काफी जरूरी है कि ये पूरा समय ना इन 4 प्रमुख शक्तियों के बीच लगातार चलती एक तीव्र प्रतिद्वंदिता से भरा हुआ था। बिंबिसार के अधीन मगध, प्रसेनजित के अधीन कोसल, अपनी सैन्य शक्ति के लिए मशहूर प्रद्योत के अधीन अवंती और उदयन के नेतृत्व में वत्सा। इन चारों ही महान राज्यों के बीच एक बेहद कड़ी टक्कर चल रही थी और हर किसी को अपना वर्चस्व कायम करना था। लेकिन
आइए एक पल रुककर इस सवाल पर विचार करते हैं। ऐसी कौन सी गुप्त वजह थी कि इस चार तरफा पावर स्ट्रगल में आखिरी जीत सिर्फ मगध की ही हुई? मगध ने ऐसा क्या अलग किया कि उसने अपने सभी शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को मात देकर पहले भारतीय साम्राज्य की पक्की नींव रख दी? असल में इसका रहस्य उनके नेचुरल रिसोर्सेज के सटीक इस्तेमाल में छिपा था। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्धों में जंगली हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जो पास के घने जंगलों से उन्हें आसानी से मिल जाते थे। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोहे की समृद्ध खदानों तक एक्सक्लूसिव पहुंच। इन्हीं लोहे के भंडारों ने उन्हें बेहतर, मजबूत और आधुनिक हथियार बनाने में ऐसी मदद की जिससे उनकी आर्मी को हराना लगभग नामुमकिन हो गया। एक और चमत्कारी चीज थी उनकी भौगोलिक और रणनीतिक बुद्धिमत्ता, जो उनकी राजधानियों के चयन में साफ दिखती है। उनकी पहली राजधानी थी राजगृहा, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। एक ऐसा अभेद्य दुर्ग जिसे जमीन से जीतना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। और उसके बाद उन्होंने बनाया पाटलिपुत्र, जो नदियों के संगम पर स्थित एक वाटरफोर्ट यानी जल दुर्ग था। इन दोनों ही राजधानियों ने मिलकर मगध को अपने दुश्मनों के आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखा। और अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, विदेशी आक्रमण की शुरुआत। भारतीय उपमहाद्वीप की इस असीम संपत्ति ने काफी तेजी से विशाल विदेशी साम्राज्यों का ध्यान हमारी तरफ खींचा। अगर हम इन घटनाओं के समयकाल पर नजर डालें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां एक तरफ महाजनपद उभरे, उसके कुछ समय बाद ही हखामनी शासक डायरियस प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर दिया। और फिर आई साल 326 ईसा पूर्व की वो घटना जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना मशहूर यूनानी आक्रमण शुरू किया। और इस भयानक विदेशी खतरे ने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिकंदर के आक्रमण ने छोटे छोटे भारतीय राज्यों और गणतंत्रों को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। हालांकि ये हमला बहुत विनाशकारी था, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने अनजाने में ही देश को एक बहुत बड़ा सबक दिया, एक डर पैदा किया कि छोटे हिस्सों में बटे रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और दोस्तों, इसी डर ने आगे चलकर विशाल एकीकृत साम्राज्यों के बनने का रास्ता साफ कर दिया। तो इस आखिरी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। क्या सिकंदर के उस विनाशकारी आक्रमण ने वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप को अंतिम राजनीतिक एकता के लिए मजबूर किया था? ये एक बेहद गहरा ऐतिहासिक विरोधाभास है जो इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि साम्राज्यवादी एकता और अस्तित्व को बचाए रखने की असली कीमत आखिर होती क्या है, और क्या सच में सबसे बड़ा विनाश ही कभी-कभी सबसे बड़े निर्माण की वजह बन जाता है।